हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आचार ई लर्निंग। मेरा नाम है कुलदीप। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला का रिवीजन करेंगे। लास्ट के 2 वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला को शॉर्ट में देखेंगे और उसका क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी गई है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि में लिखी गई, किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। अच्छा, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, लेकिन मौखिक इकाई ध्वनि होती है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके, यानी कि जिसको तोड़ ना सके, वो वर्ण कहलाता है। वर्णमाला वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, यानी कि किसी की सहायता के बगैर हम जिन वर्णों का उच्चारण कर लें वो क्या कहलाएंगे? स्वर। हिंदी भाषा में इनकी संख्या कितनी है? 11 होती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, ठीक है, और इनकी संख्या कुल 33 होती है। फिर वर्णमाला की संख्या 49 है। 49 कैसे हो गई? 11 स्वर हमारे होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, तो 11 33 मिला के 44 बन जाते हैं, यानी कि 44 बन जाते हैं। लेकिन जो 5 वर्ण होते हैं उसमें से 2 अयोगवा होते हैं, अंग और आ, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये हम लोग वर्णमाला पूरे 49 लिखते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। उत्पत्ति के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होगी। तो इसमें 3 हमारे 3 होते ऐड होते हैं, एक श्रा ऐड हो जाता है और उत्क्षिप्त व्यंजन के 2 व्यंजन वर्ण इसमें जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर को मात्राओं के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होते हैं? इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक यानी कि इसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री। ये क्या हुए? ह्रस्व स्वर हो गए। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं और इन स्वरों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, तो इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ। फिर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? इन स्वरों को बोलने के में हमें 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम, ठीक है। अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण प्रयत्न, उच्चारण प्रकृति और ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, पेशी के तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहले बात करेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें इसको 4 भागों में बांटा गया है: विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। तो विवृत क्या होता है? उच्चारण में मुख का द्वार पूरा जब खुल जाता है, यानी कि जब हम आ का उच्चारण करते हैं जो हमारा मुख है वो पूर्णतया पूरा खुल जाए तो वो विवृत कहलाता है। तो इसमें कौन सा वर्ण आएगा? आ। अर्धविवृत यानी कि जब हमारा मुंह आधा खुले तो उसको क्या बोलेंगे? अ, ए और औ। ये अर्धविवृत वर्ण होते हैं। और अर्धसंवृत क्या होते हैं? जब हमारा मुख का द्वार कम सकरा खुले, मतलब बिल्कुल बंद ना हो और थोड़ा सा उससे ज़्यादा खुले। उसमें क्या कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए और ओ। संवृत में क्या होता है? यानी कि इसमें हमारा जो मुख का द्वार होगा वो बहुत ही कम खुलेगा, सकरा खुलेगा। इसमें हमारे 4 वर्ण आते हैं: ई, ई, उ। ये 4 वर्ण हमारे संवृत में आएंगे। फिर उच्चारण प्रकृति के आधार पर। उच्चारण प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं वर्ण स्वरों के। पहला क्या होगा? अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या होता है? हमारे जीभ का आगे का भाग सक्रिय होता है, तो अग्रस्वर के अंतर्गत आएंगे। ई, ए, आए, ये 4 वर्ण अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, इसमें क्या होगा? जीभ के बीच का भाग सक्रिय होता है, वो जैसे आ, ठीक है। पश्च स्वर कौन से होते हैं? इसमें जीभ के पीछे का भाग सक्रिय होता है, जैसे आ, उ, ओ और आओ, ठीक है। अब ओठों की स्थिति के आधार पर।
ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला अवर्तुल। अवर्तुल मतलब जिनमें हमारा मुंह का गोल गोल नहीं होता है। जैसे ओठ हमारे गोल हो जाते हैं तो वो वर्तुल हो जाएगा, गोल नहीं होते हैं तो वो अवर्तुल हो जाएंगे, जो आधा गोल होंगे वो अर्धवर्तुल। ठीक है, तो अवर्तुल में ई ए आए होता है, अर्धवर्तुल में आ, और वर्तुल में उ ओ आओ होगा। ठीक है, फिर आता है पेशी तनाव के आधार पर। पेशी तनाव के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, शिथिल और कठोर। शिथिल को ह्रस्व स्वर भी बोल देते हैं और कठोर को दीर्घ स्वर बोल देते हैं। स्वरों के अलावा हमारे वर्णमाला में 2 वर्ण होते हैं जिनको हम अयोगवा बोलते हैं। एक अनुस्वार आ के ऊपर बिंदी और दूसरा विसर्ग। ठीक है, ये होते हैं अयोगवा। अयोगवा इनको इसलिए बोलते हैं कि योग ना होने पर भी ये ध्वनियाँ साथ रहती हैं। अब बात करते हैं मात्राएं। हिंद भाषा की 10 मात्राएं। कुल कितनी भाषाएं हैं? स्वरों का रूप जिस रूप में परिवर्तित हो जाता है वो मात्राएं होती हैं। स्वरों वो हमारी भाषा में कितनी मात्राएं हैं? 10 मात्राएं हैं। कौन कौन सी? जैसे छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। ये हमारी कुल 10 मात्राएं हैं। और ये लास्ट में जो अयोगवा हैं ये मात्राएं नहीं होती, इनका प्रयोग ही हम चंद्रबिंदु, बिंदु और विसर्ग के रूप में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। कौन कौन से? पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होगा? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कुल 25 अक्षर बन जाते हैं। जैसे का, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग में 5-5 अक्षर हो गए, तो ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा, 5वां अक्षर वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा, और उसको पंचमाक्षर या नासिक वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नासिका से होता है। का वर्ग में क, ख, ग, घ, इनका उच्चारण कंठ से होता है। फिर चा वर्ग का उच्चारण तालव्य से होता है। टा वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। और पा वर्ग का उच्चारण ओंठ से होता है। इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, इसको हम बोल सकते हैं कता मु द ओ, कता मु द ओ। इसको अगर हम एक साथ मिलेंगे और एक सीरियल क्रम में याद रखेंगे तो हमको इसको याद करने में आसानी रहेगी। फिर आता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल और व। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ण होते हैं, श, श, सा और ह। फिर बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बने होते हैं। जैसे क्षत्रिय वाला छ, क और शा से मिलकर बना होता है। त्र, ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा, जा और इया से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार श्रा, सा और रा से मिलकर बना होता है। और ये 2 हमारे द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व में या और व हमारे क्या कहलाएंगे? अर्धस्वर। या और व क्या कहलाएंगे? अर्धस्वर। या ई और आस के मेल से बनता है और व उ और आ के मेल से बनता है, इसीलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। रा हमारा क्या होता है? प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहलाता है। रा क्या होगा? प्रकंपित या लुंठित वर्ण। इसी प्रकार ला क्या कहलाएगा? पार्श्विक वर्ण कहलाएगा ला। इसी प्रकार शा, सा, शा, ह, ये हमारे 4 वर्ण होते हैं ऊष्म व्यंजन। इसमें पहला वाला जो सलजम वाला सा होता है वो तालव्य सा होता है। षटकोण वाला सा क्या होगा? मूर्धन्य सा होगा। और सलजम वाला सा क्या होगा? दंती सा बोलते हैं, इसको दंत सा बोलते हैं। और जो हा होता है इसको स्वर यंत्र मुखी वर्ण होता है और काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, ये 2 रूप से और होता है, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, संघर्षी और संघर्षी। स्पर्श में क्या होता है? हमारे जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं वो सभी स्पर्श अभ्यंतर
प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें चा वर्ग को छोड़कर, चा वर्ग क्या होता है, स्पर्श संघर्षी होता है, स्पर्श संघर्षी होगा चा वर्ग, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा, संघर्षी कौन कौन से होते हैं, शा, शा, सा, हा, ये क्या होंगे, संघर्षी, यानी कि ऊष्म व्यंजन हमारे संघर्षी व्यंजन होंगे। सा से क्या होता है, संघर्ष, इसीलिए ये संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। अब बात करेंगे बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न को 4 भागों में बांटा गया है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अघोष क्या होंगे, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। और तीनों सा जो हमारे होते हैं वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। और सघोष में क्या होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और य, रा, ला, वा और हा, ये घोष या सघोष वर्ण कहलाएंगे। अब अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में जो प्रत्येक वर्ग के जो विषम वर्ण होते हैं, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, ये और अंत्यस्थ व्यंजन, ये क्या होंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के सम व्यंजन, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। अब बात करेंगे वर्णमाला का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर अराइज होता है। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, का वर्ग, क, ख, ग, घ, हा, छोटा आ, बड़ा और विसर्ग, ये कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। तालव्य से च, छ, ज, झ, य, संयम वाला सा, ई, इनका उच्चारण तालव्य से होता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, र और षटकोण वाला शा और री, ये क्या होगा, मूर्धन्य से इनका उच्चारण किया जाता है। त, थ, द, ध, ल और सा, इनका उच्चारण दंत से किया जाता है, दांत से किया जाता है। फिर प, फ, ब, भ, उ, इनका उच्चारण ओठों की सहायता से किया जाता है। फिर कंठ तालव्य से ए और ऐ का उच्चारण किया जाता है। फिर कंठ ओष्ठ से ओ और ओ का उच्चारण किया जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, व का उच्चारण दंत्योष्ठ से किया जाता है। ठीक है। फिर सरल क्या होता है, वत्सर्य होते हैं, स, र, ल, सा, र और ला वर्ण हमारे वत्सर्य वर्ण कहलाते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है, जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती, जब हमारी जीभ मसूड़ों को स्पर्श करेगी तो वो वत्सर्य वर्ण कहलाएंगे। हाँ, हमने पहले ही बताया था स्वरयंत्रमुखी और काकल्य वर्ण होता है, इसलिए हा हो गया। अनुनासिक वर्ण यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वें अक्षर होते हैं वो अनुनासिक वर्ण होते हैं, यानी कि इनको हम नासिका से इनका उच्चारण करते हैं। और अनुस्वार वर्ण भी हमारा नासिका से उच्चारित होता है। अब कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। महाप्राण कौन सा वर्ण है, जैसे हमने महाप्राण में बोला था जितने भी हमारे सम वर्ण होंगे वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। सम वर्ण कौन कौन से होते हैं, त, थ, था होता तो ये हमारा क्या हुआ, महाप्राण हो गया। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि। ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक। उत्क्षिप्त में तो वो व्यंजन हो जाते हैं, प्रकंपित रा होता है, काकल्य क्या होगा, हा वर्ण होता है। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है, अयोगवा है। ये स्वर तो है नहीं, ना स्वर है, ना व्यंजन है, ना संयुक्त व्यंजन है, तो क्या हुए, अयोगवा। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब तालव्य की जितनी भी ध्वनियाँ होंगी वो चा वर्ग हमारा तालव्य वर्ण कहलाएगा। चा वर्ग कौन सा होगा, तालव्य वर्ण। फिर किस शब्द में री स्वर नहीं आता। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से देखना है कि किसमें ये री स्वर नहीं है, किसमें नहीं है। क्री में री है, कृष्णा में भी री है और दृष्टि में भी री है, री की मात्राएं लगी है, लेकिन इसमें रा है, रा पे छोटी की मात्रा लगी, यानी कि रिवाज में री नहीं है। फिर है वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला शब्द समूह को कहेंगे, नहीं, क्योंकि वर्ण होते हैं इसमें। वर्णों के संकलन को कहेंगे, नहीं। शब्द गणना को कहेंगे, नहीं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे, क्यों, क्योंकि वर्णों का हमारा व्यवस्थित करण, वर्णों के उच्चारण के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा हट के
टॉपिक से, क्योंकि ये जो हमारे शब्द होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोग डेली नहीं याद कर पाते हैं। इनको डेली पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एक बार रीड करेंगे और नेक्स्ट डे में हम उसको फिर से एक बार रीड करेंगे तो हमारे माइंड में एग्जिट कर जाएंगे, वरना हम इनको याद करने के लिए हम अलग से टाइम इनको नहीं निकाल पाएंगे। एक बार देख लेते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे क्या बोलेंगे? व्याकरण। जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान ना हो, जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? किन कर्तव्य विमूढ़। फिर ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास बोलते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है उसे खग्रास बोलेंगे। पसीने से उत्पन्न होने वाला उसको क्या बोलेंगे? स्वेदज। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, मुमुक्ष। जो अवैध संतान हो उसको क्या बोलेंगे? जारज। फिर जो बाएं हाथ से काम करता हो, सव्यसाची। सव्यसाची बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची कहलाएगा। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। अतिथि की सेवा जो करता है उसे आतिथेय बोलेंगे। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, यानी कि तुरंत जो कविता कर सके उसे क्या बोलेंगे? आशु कवि। फिर जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको क्या बोलेंगे? कूप मंडूक। यानी कि बोलेंगे कि जो कुएं का मेढक होता है उसको बाहरी जगत का ज्ञान नहीं होता, यानी कि जो बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या बोलेंगे? कूप मंडूक। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए।